हाय दोस्तों। नमस्कार। जैसा कि हमने उस दिन यहाँ तक पढ़ लिया था, हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू अपना डीएनए जो है सेपरेट कर लिया था, इल्यूशन के थ्रू आइसोलेट कर लिया था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे कि हमने एक सेल से, ये हमारी क्या हो गई, सेल हो गई सपोज करो। सेल से हमने क्या किया कि जीनोम आइसोलेट किया था, राइट। जीनोम आइसोलेट किया। अब जीनोम से हमने क्या लिया था, आइसोलेट किया था डिजायर्ड जीन। अब डिजायर्ड जीन कैसे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हाइड्रोलाइज करा के हमें क्या मिला था, डीएनए फ्रेगमेंट। अब जो डीएनए मिला था उसको हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हमने इल्यूशन से उसको सेपरेट कर लिया था, आइसोलेट कर लिया। तो हमने जो जीन आइसोलेट कर लिया, जो हमारे पास डिजायर्ड जीन आ गया। तो अब इस डिजायर्ड जीन को, राइट, जो हमारा ये डिजायर्ड जीन है, अब इसको हमें किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराना है। कहाँ, होस्ट सेल में। अब इस जीन को हमें होस्ट सेल में इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम एक वेक्टरलेस ट्रांसफर और एक वेक्टर के थ्रू, राइट। तो हम पढ़ेंगे कि वेक्टर के थ्रू विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। तो जो ये वेक्टर है, सपोज करो कि हमारा ये क्या हुआ, वेक्टर, राइट। ये हमारा वेक्टर है। अब इस वेक्टर में क्या करते हैं हम कि जो हमारा ये डिजायर्ड जीन, राइट, तो इस डिजायर्ड जीन को हम लाके ऐड करेंगे और इसको ऐड करने के बाद हम इसको क्या कर देते हैं, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस जीन को दूसरे सेल में इंट्रोड्यूस करने के लिए जिसका उपयोग कर रहे हैं हम, उसे क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये जीन है, इस जीन को दूसरे सेल में इंट्रोड्यूस करने के लिए हम जिसका यूज कर रहे हैं, जिसका उपयोग कर रहे हैं, वह क्या है, वेक्टर है, राइट। अब वेक्टर की एक खासियत है कि बैक्टीरिया में जो हमारा, सपोज करो ये हमारी बैक्टीरिया है, राइट। जो हमने होस्ट सेल यूज किया है ये कैसी है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की होस्ट सेल, हम बैक्टीरिया सेल को होस्ट सेल में यूज कर रहे हैं। तो जो हमारी एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में हम एक स्पेसिफिक वेक्टर ही घुस सकता है। ये मन नहीं कि हम इसमें ये भी डाल दें, वो भी डाल दें, ये वो नहीं। और जरूरी नहीं कि एक वेक्टर को मैं सभी, जो जैसे कि ह्यूमन में भी उसी को, ह्यूमन के होस्ट सेल में भी उसी को, प्लांट के भी होस्ट सेल में वही वेक्टर को डाल दें, नहीं। इनके लिए, सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे बैक्टीरिया के लिए हम प्लाज्मिड वेक्टर यूज करते हैं, ह्यूमन के लिए रेट्रोवायरस, राइट। आप लोग को इतना समझ में आया। तो हम जिसका उपयोग कर रहे हैं वह क्या है कि हम डिजायर्ड जीन को, जो हमारा डिजायर्ड जीन है जिसकी हेल्प से हम हॉट सेल में यूज कर रहे हैं, वो क्या है, वेक्टर। तो आइए हम वेक्टर को डिटेल से पढ़ते हैं। वेक्टर डीएनए अणु होते हैं, मतलब जो वेक्टर होते हैं वे डीएनए के ही एक अणु होते हैं, जो क्लोन किए जाने वाले फॉरेन डीएनए के टुकड़े को ले जाने के लिए वाहक का कार्य करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं। मतलब कि जो डीएनए इवोल्यूशन के द्वारा आइसोलेट किया था उसे ही फॉरेन डीएनए कहते हैं हम, राइट। तो जो फॉरेन डीएनए है उसको हॉट सेल में ले जाने का कार्य करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, वेक्टर्स कहलाते हैं। वेक्टर्स आर द डीएनए मॉलिक्यूल्स, मतलब जो हमारे वेक्टर हैं वो कैसे हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए का ही एक टुकड़ा हमारा क्या कहलाता है, डीएनए के ही अणु क्या कहलाते हैं, वेक्टर्स कहलाते हैं। विच कैन कैरी अ फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट टू बी क्लोन, क्या कहलाए, वेक्टर कहलाए। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड एंड फेजमिड, राइट। जो हमारे ये वेक्टर हैं, वेक्टर क्या कर रहे हैं, डिलीवर करने का काम करते हैं, वाहक का कार्य। तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि अब जो हमारे वेक्टर हैं, जैसे कि आपने स्विगी जोमेटो में देखे होंगे कि डिलीवरी बॉय होते हैं, उन डिलीवरी बॉय में भी कुछ क्वालिटी तो होगी ना, तभी तो उनको रखे हैं। नहीं तो नॉर्मल सभी को ना बुला के भाई तू भी डिलीवर कर दे, भाई तू भी डिलीवर कर दे, नहीं।
कुछ क्वालिटी होगी तभी तो उनको रखे हैं, जैसे कि बहुत सी क्वालिटीज होती हैं, जैसे उनसे बाइक चलाने आनी चाहिए, उनकी बाइक होनी चाहिए, उनके बाइक का इंश्योरेंस होनी चाहिए, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए आदि, ये क्वालिटीज होती हैं। तो वैसे ही हमारे वेक्टर में भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए ना, जो हमारा एक आइडियल वेक्टर है, राइट। तो आइडियल वेक्टर में भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, इसीलिए हम वेक्टर को यूज करेंगे। तो वेक्टर में क्या क्या क्वालिटी होती हैं, एक अच्छे वेक्टर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो पढ़ते हैं। पहला है साइज ऑफ वेक्टर, दूसरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तीसरा रिकॉग्निशन साइट्स, और चौथा सेलेक्टेबल मार्कर। ये चारों क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए, ये चारों चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट क्या हो गया, साइज ऑफ वेक्टर, सेकंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, थर्ड रिकॉग्निशन साइट्स, और फोर्थ सेलेक्टेबल मार्कर, राइट। तो फर्स्ट देखते हैं साइज ऑफ वेक्टर। तो साइज ऑफ वेक्टर मतलब कि वेक्टर का जो साइज है वो कैसा होना चाहिए, तो वेक्टर का साइज जो है स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल इसलिए होना चाहिए ताकि आसानी से हम हॉट सेल में उसको इंसर्ट कर सके, उसको कैरी करने में आसान, राइट। इसलिए वेक्टर का साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। सेकेंड है क्या, ओ आर आई, ओरिजन, मतलब इसको ओ आर आई, ओरिजन ऑफ रेप्लीकेशन, ओ आर आई साइड, राइट। तो अब देखते हैं कि ये ओ आर आई क्या है ना। तो देखो, जैसे कि ये हमारे एक प्लाज्मिड है, राइट, प्लाज्मिड है। और सबसे पहले प्लाज्मिड जान लो, जो प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए फाउंड इन सर्टेन बैक्टीरिया एज अ पार्ट ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म इज नोन एज प्लाज्मिड। ये हमारा प्लाज्मिड है, राइट। अब ये जो हमारा प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में हमें हमारा जो एक ये था क्या, डिजायर्ड जीन है, सपोज करो इस डिजायर्ड जीन को हमारे इसमें प्लाज्मिड में क्या करना है, इंसर्ट करना है, राइट। तो क्या करेगा कि जो हमारे ये डिजायर्ड जीन है इस वेक्टर में, इस प्लाज्मिड में आकर के जुड़ जाएगा। ये आकर के जुड़ गया और क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब क्या हुआ कि जो फॉरेन डीएनए को कैरी करता है उसके खुद के जीनोम का हिस्सा नहीं है, तो ऐसा क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये कैरी करके उसको ले जाएगा, और ये क्या बना अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए या इसी को हम क्या बोल देते हैं, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स क्यों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स मतलब वही कि जब दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक नया डीएनए बन जाते हैं, जुड़ करके एक नया डीएनए बनाते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स। तो अब हम बात करते हैं ओ आर आई। मान लो कि मान लो कि अब हमारा ये क्या है, प्लाज्मिड है, राइट। अब ये प्लाज्मिड में अपना यहाँ पे ओ ओ आर आई साइट है, और यहाँ पे एक जीन, एक यहाँ पे ए, दूसरा जीन बी यहाँ पे, तीसरा जीन यहाँ पे, और चौथा जीन यहाँ पे। अब ये जो जीन है ए बी सी, ये चारों जीन अलग अलग हैं और अलग अलग स्थान पे हैं, राइट। तो ये जो हमारी ओ आर आई साइट है, ये क्या है, ओ आर आई साइट है। अब सपोज करो कि ये हमारा ए जीन को एक्सप्रेस होना है, ए जीन को एक्सप्रेस होना है, तो रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, ओ आर आई साइट से होगा। और यदि बी जीन को एक्सप्रेस होना है, या सी जीन को एक्सप्रेस होना है, या डी जीन को एक्सप्रेस होना है, तो रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा ओ आर आई साइट से ही होगा। ऐसा नहीं कि अगर ए जीन को एक्सप्रेस होना है तो केवल वही हो जाएगा, सी जीन को होना है एक्सप्रेस होना है तो केवल वही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब किसी भी जीन को एक्सप्रेस होना होगा तो स्टार्ट कहाँ से रेप्लिकेशन अपना स्टार्ट होगा, ओ आर आई साइट से। तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि जहां पे ओ आर आई साइट है
तो इस हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी ORI साइट है, ORI साइट के नजदीक ही हम अपना जो जीन है, DNA है, उसको इंसर्ट करें। इससे हमें क्या फायदा होगा, ताकि अगर हम जीन ए को एक्सप्रेस कर रहे हैं या जीन बी को एक्सप्रेस कर रहे हैं या जीन सी को या जीन डी को, हम जिस जीन को भी एक्सप्रेस करेंगे उससे हमारा जीन भी, जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, वह भी एक्सप्रेस होगा। और वो जितनी बार हमारे ये जीन एक्सप्रेस होंगे, ABCD, ये जीन जितनी बार एक्सप्रेस होंगे उतनी बार हमारा भी जीन एक्सप्रेस होगा। तो इससे हमें क्या फायदा होता है कि अगर हम ORI साइट के नजदीक ही अपना जो जीन है उसको इंसर्ट करें तो उससे हमारा जीन भी उतनी ही बार एक्सप्रेस होगा। राइट, ये आ गया समझ में आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब थर्ड है रिकॉग्निशन साइट्स। रिकॉग्निशन साइट्स मतलब ये समझो हमारा एक ये क्या है, प्लाज्मिड है। राइट, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लाज्मिड है और ये हमारा क्या है, डिजायर्ड, और ये हमारा क्या है, डिजायर्ड जीन है। राइट, अब ये डिजायर्ड जीन को हमने कैसे प्राप्त किया था, जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के द्वारा हमने कट कराया था ना, उससे हाइड्रोलाइज कराया था, तब फिर जाके हमको क्या मिला था, ये डिजायर्ड जीन मिला था। राइट, तो हमने वहां पे जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को यूज किया था, वहां पे हमने सपोज करो हमने वहां पे क्या किया था, हिंद सेकेंड, हिंद सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज यूज करा था। तो उसका सीक्वेंस क्या था, GTTAAC, ये सीक्वेंस था। राइट, तो मतलब ये है कि ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, जिस रिकॉग्निशन सीक्वेंस से हमने वहां पे ये अपने डिजायर्ड जीन को कट किया था, तो अब वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी हमको हमारे इस प्लाज्मिड में मिलना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए। तो यही एंजाइम इसको, तो फिर वही एंजाइम इसको भी कट ओपन करेगा। राइट, तो जो हमारा ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ये यहाँ पे भी होना चाहिए, तभी तो वो हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है उसको कट या ओपन करेगा। हाँ, तो रिकॉग्निशन साइट्स मतलब यानी जितनी ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होगी वह उतना ही ज्यादा यूजफुल होगा, ताकि उसे हम अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में यूज कर सके, उसकी यूटिलिटी उतनी ही अधिक होगी। जैसे कि अब मान लो कि ये हमारा क्या है कि ये हमारा प्लाज्मिड है। राइट, अब यहाँ पे इस सेगमेंट में बहुत सारे क्या हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज है। यहीं पे हिंद है, हिंद सेकेंड है, यहीं पे बैम H1 है। राइट, यहीं पे ALU है, ALU फर्स्ट है, बैम H1 बैम है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, तो ये क्या कहला गया, रिकॉग्निशन साइट फॉर मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आर प्रेजेंट। मतलब कि जो हमारा साइट है ना, रिकॉग्निशन साइट, अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज प्रेजेंट है, मल्टीपल। तो ऐसा छोटा सा ये सेगमेंट हमारा क्या कहलाएगा, पॉलीलिंकर कहलाता है। ये छोटा सेगमेंट हमारा क्या कहलाता है, पॉलीलिंकर कहलाता है। राइट, और क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं, इसलिए हमारा ये छोटा सा सीक्वेंस क्या कहलाएगा, पॉलीलिंकर। आप लोग को पॉलीलिंकर भी पता चल गया कि पॉलीलिंकर क्या कहलाता है। राइट, अब हम जो चौथा है वह क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर।
उसमें जो चौथी क्वालिटीज होनी चाहिए वो क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर। तो सपोज करो ये हमारी क्या था, डिजायर्ड जीन था, हमारा जीन था। अब इस जीन को हम क्या कर रहे हैं कि एक ये हमारा क्या है, वेक्टर है, प्लाज्मिड है, राइट। तो अब इस जीन को हम इस वेक्टर में क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गई कि दो कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन तो ये बनेगी कि इसमें हमारा जो डिजायर्ड जीन है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो इसमें गया ही नहीं। और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि जो हमारा जीन है वो इसमें चला गया और एक इसमें नहीं गया, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम इनको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे, इंसर्ट करेंगे, जब इसको होस्ट सेल में हम इंसर्ट करेंगे तो हमको यहाँ पे तीन कंडीशन मिलेगी। फर्स्ट, जैसे सपोज करो ये हमारी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो हमको यहाँ पे तीन कंडीशन कैसी मिलेगी कि एक तो ऐसा होगा कि जिसमें वेक्टर गया ही नहीं, राइट। अब दूसरे में ऐसा होगा कि ये वेक्टर गया, और कौन सा वाला वेक्टर गया, जो जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन इंसर्ट ही नहीं हुआ था, जिसके अंदर गया ही नहीं था, राइट। और तीसरा क्या कंडीशन बनेगी कि ऐसा वाला गया जिसमें हमारा डीएनए है, राइट। ये तीन कंडीशन बन सकती है ना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्मेंट। ये हमारे क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेंट हो गए। ये ट्रांसफॉर्मेंट है। अब तीनों ट्रांसफॉर्मेंट थोड़ी हो सकते हैं। अब ये कैसा है कि इसमें हमारा तो क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गए। तो ये कैसा हो गया, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और ये कैसा हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो अब इस रिकॉम्बिनेंट से नॉन रिकॉम्बिनेंट को हमको सेपरेट करना है, उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है ना। अब हमको इन दोनों से मतलब है। अब हम ये कैसे पहचान, कलर, अब देखो, कलर से तो हम पहचान नहीं पाएंगे ना। ये जो है प्रोसेस पूरी माइक्रोस्कोपिक होती है बहुत उसमें। तो अब हम कलर देख के थोड़ी पहचान जाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं, जिसका हम यूज करते हैं, वो क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि देखो, अगर हम इनको किसी प्लेट में या किसी हॉस्टल में इंसर्ट करके इनको कल्चर करेंगे, तो जब कल्चर करेंगे तो हमें क्या होगा, 40 से 50% ही प्रोडक्ट बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। हाँ, तो अगर हमें प्रोडक्ट अधिक बनाना है तो हम क्या करें कि हम केवल रिकॉम्बिनेंट सेल्स को ही कल्चर करें, ऐसी सेल को यूज करें जिससे कि हमें प्रोडक्ट बनाने की इफिशियंसी अधिक हो। जैसे कि हम इंसुलिन बना रहे थे, तो केवल यही वाली रिकॉम्बिनेंट सेल्स और यही सेल्स हमारा प्रोडक्ट बना पाएंगे, और बाकी नहीं बना पाएंगे। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट को अलग करने के लिए यूज क्या करते हैं हम, सेलेक्टेबल मार्कर का। अब सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, वेक्टर की वो एबिलिटी जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से रिकॉम्बिनेंट सेल से नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग कर सके, वो क्या कहलाएंगे, हमारे सेलेक्टेबल मार्कर। और जो सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं वो कैसे होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कहलाते हैं, राइट। तो अब हम समझते हैं कि अब हम समझते हैं कि हम कैसे अलग करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम इनको कैसे अलग करते हैं। जैसे सपोज करो कि ये हमारा क्या है,
PVR322 वेक्टर है, राइट। इसमें दो रेजिस्टेंस हैं, इसमें दो रेजिस्टेंस जीन है, एक ए और बी, राइट। ए मतलब हो गया टेट्रासाइक्लिन, और बी मतलब हो गया क्या, एम्पिसिलिन। और जो ये हमारे रेजिस्टेंस जीन है, यही हमारे क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर हैं। अब देखो, ये जो हमारा वेक्टर है, राइट, तो ये जो हमारा वेक्टर है ये अभी रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, है ना। तो इसमें एक ए जीन है और दूसरा बी जीन है। ए जीन मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, मतलब इस जीन की प्रेजेंस की वजह से प्लाज्मिड जिस भी बैक्टीरिया में होगा उसको वह टेट्रासाइक्लिन से बचाएगा। और बी मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, मतलब कि अगर जिस बैक्टीरिया में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होगा उसके अगेंस्ट ये बचाएगा। अब यही जीन और यही जीन हमारे क्या कहलाते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर कहलाते हैं। अब इस एक ए जीन के बीच में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दें तो क्या होगा, क्या होगा कि इसका सीक्वेंस टूट जाएगा, है ना। अब इस ए जीन के बीच में हमने क्या किया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये जो हमारा क्या था, ये हमने डिजायर्ड जीन तो जो हमारा इन जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो ये हमारा जीन ऑफ इंसर्ट था, इसको हमने जीन ए के बीच में डाल दिया। तो क्या हुआ, इसका सीक्वेंस टूट गया, ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। तो यही हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब ये हमारा क्या बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। अब ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। तो इसमें केवल अब एक जीन, जो हमारे जीन क्या है, बी, अब केवल एक जीन के अगेंस्ट ही रेजिस्टेंस जीन है ना। क्योंकि ये वाला तो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, क्योंकि उसका सीक्वेंस टूट गया। मतलब रेसिस्टेंस जीन, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्पिसिलिन और नॉन रेजिस्टेंस टेट्रासाइक्लिन, राइट। अब अब हम क्या करें कि जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी होस्ट सेल में इंसर्ट करें और उसको कल्चर करते हैं, राइट। अब हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट सेल में डालें और इसको कल्चर करते हैं। तो कल्चर करने पे क्या होगा, ठीक। अब हम इसको कल्चर करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराएं और उसको कल्चर करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि, और इस मीडियम में जो हमारा ये प्लेट है, इस मीडियम में हम क्या कर दें, एम्पिसिलिन मिक्स कर दें, राइट। एम्पिसिलिन मिक्स करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उनमें तो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, और जो नहीं है तो वो क्या है, क्या हो जाएंगी कि डेड हो जाएंगी, इनएक्टिव हो जाएंगी,
वो खत्म हो जाएंगी। कि जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया उनमें तो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, और जिनमें नहीं गया, जिनमें इंटर नहीं हुआ, तो क्या हुए कि एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जीन नहीं है, तो ये क्या हो गए, इनएक्टिव हो गए, ये डेड हो गए। और यही टेक्निक हमारी क्या कहलाती है, तो यही टेक्निक हमारी क्या कहलाती है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यही टेक्निक हमारी क्या कहलाती है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, राइट। अब ये हुआ, तो अब जो हमारा जीन बचा है उसको हम, वही हमारा एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट बनाने वाला वही जीन है, अब उसको हम सेपरेट कर लेंगे। ये हमारा किसका काम हुआ, सेलेक्टेबल मार्कर का। अब हम पढ़ते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। जो हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है, इसकी टेक्निक ये कैसे काम करती है, इसको पढ़ते हैं, राइट। अब हम पढ़ेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है क्या, ये कैसे काम करती है, देखो। ये हमारा क्या है, एक प्लाज्मिड है। ये हमारा क्या है, एक प्लाज्मिड है। ये आपके एनसीईआरटी में ही एक जो एग्जाम्पल दिया है उसी का एग्जाम्पल लेके मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, कि हमारा एक ये प्लाज्मिड है, और इस प्लाज्मिड में एक जीन है, कौन सा, ए। जो ए जीन है वो क्या करता है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये क्या करता है, जो हमारा ए एंजाइम है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, राइट। तो अब इस अब इस जो हमारे ये प्लाज्मिड है, अब इस प्लाज्मिड को हम किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। अब इसको हम किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, अब इसको हम होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे और उसमें को हम कल्चर करेंगे, तो क्या है, ये क्या करेगा, कॉलोनीज बनाएंगे, और ये कॉलोनीज ग्रो कर रही हैं। जो हमारी ये सेल्स हैं, इन सेल्स में हमारा क्या है, वेक्टर है, तो ये क्या करेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएंगे, राइट। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, क्रोमोजेनिक सबस्टेंस मिला दें। अगर जब हम मीडियम में क्या करें कि क्रोमोजेनिक सबस्टेंस मिला दें, क्रोमो जब हम क्रोमोजेनिक सबस्टेंस मिला देते हैं तो ये क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करता है। जो हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करता है। क्रोमोजेनिक सबस्टेंस इज एडेड इन मीडियम, तो ये क्या करता है, जो हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, क्या करता है, विल प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक कलर, एक स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करता है। और वह कौन सा कलर क्या करेगा, हमारा यहाँ पे एक ये इनकी कॉलोनीज के क्या करेगा, एक स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करेगा, राइट। और ये कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, ब्लू कलर का,
लेकिन अभी तक ये कैसी थी, नॉर्मल प्रोसेस थी। अभी हम जो ये हमारा जो प्लाज्मिड था, जो वेक्टर था, इसमें हमने कुछ चेंजेस नहीं किया था, हमने इसमें कोई जीन नहीं डाला था, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो हमारा प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में क्या करेंगे, जो हमारा ए जीन है, इस जीन में, ए जीन में हम क्या कर दें कि अपना डिजायर्ड जीन, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज करो ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंसर्ट है, ये जो हमारा जीन ऑफ इंसर्ट है, अब इस जीन ऑफ इंसर्ट को हम इस वेक्टर में मिला देंगे, इंसर्ट कर देंगे, तो क्या होगा कि जो हमारा ए जीन है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस उसके सीक्वेंस को उसने ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया, तो ये क्या बनेगा, और ये क्या बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, जब हमारा ये जीन इनएक्टिव हो गया, तो क्या करेगा, अगर अब हम इसको क्या करेंगे, कल्चर करेंगे, राइट। तो जब हम इसको कल्चर करेंगे, तो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अगर ये जिस सेल्स में जाएगा, राइट, तो जिस सेल्स में जाएगा और हम उसमें एक क्रोमोजेनिक सबस्टेंस, जो क्रोमोजेनिक सबस्टेंस इसमें डाला था, वही क्रोमोजेनिक सबस्टेंस इसमें डालेंगे, तो हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो इनएक्टिव हो गया है, तो क्या करेगा, वो कलर ही नहीं प्रोड्यूस करेगा, नो कलर। क्यों? क्योंकि हमारा बीटो गैलेक्टोसाइडेज तो इनएक्टिव हो गया है। तो उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो कॉलोनीज कलर प्रोड्यूस कर रही हैं, तो जो कॉलोनीज कलर प्रोड्यूस कर रही हैं, वह कैसी हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और जो कॉलोनीज कलर नहीं प्रोड्यूस कर रही हैं, वो कैसी हैं, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज है। तो उसी के आधार पे हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज को सेपरेट कर लेते हैं। तो आप लोगों को ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन प्रोसेस पूरी समझ में आ गई होगी, राइट। तो एक बार फिर से पूरा रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि वेक्टर क्या है और ये कैसे, इनमें कौन कौन से आइडियल कैरेक्टर होने चाहिए उनमें, राइट। वेक्टर, डीएनए जो वेक्टर होते हैं वे डीएनए अणु होते हैं, और जो क्लोन किए जाने वाले फॉरेन डीएनए, मतलब जिसको हमने इल्यूशन के थ्रू आइसोलेट किया था, फॉरेन डीएनए, उसको होस्ट सेल में ले जाने के लिए जो कार्य में यूज किया जाता है वह कौन है, वेक्टर कहलाते हैं, राइट। जो आइडियल वेक्टर हैं उनमें चार चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, साइज ऑफ द वेक्टर, सेकंड, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, थर्ड, रिकॉग्निशन साइट्स, और फोर्थ, सेलेक्टेबल मार्कर। फर्स्ट, साइज ऑफ वेक्टर, यानी कि उनका साइज जितना स्मॉल होगा, जितने छोटे होंगे, वह होस्ट सेल में उतना ही अच्छे से उनको हम इंसर्ट कर सकेंगे, जिससे कि हम, तो हमें क्या चाहिए कि जो हमारा वेक्टर हो वो कैसा हो, स्मॉल साइज में हो। दूसरा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओआरआई साइट, तो ओआरआई साइट के तो ओआरआई साइट के जितने नजदीक में हम अपना जीन डालेंगे, उससे क्या होगा कि जितने बार अदर जीन एक्सप्रेस होंगे, उतनी बार हमारा जीन भी एक्सप्रेस होगा। थर्ड है रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन साइट यानी जितनी ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होगी, वह उतना ही ज्यादा यूजफुल होगा, ताकि उसे हम अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज में यूज कर सके, उसकी यूटिलिटी उतनी ही अधिक होगी, राइट। और फोर्थ है सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर मतलब वेक्टर की वो एबिलिटी जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम रिकॉम्बिनेंट सेल से नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब इसकी प्रोसेस कैसी थी, प्लाज्मिड वेक्टर लिया, उसके दो जीन थे, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और दूसरा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। तो हमने ए जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, उसके बीच में हमने क्या किया, अपना डिजायर्ड जीन, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें घुसा दिया, तो उससे क्या हुआ, वह इनएक्टिव हो गया। वह इनएक्टिव किस प्रोसेस के थ्रू हुआ, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के थ्रू। जब वो इनएक्टिव हो गया, तो जब हम उस हॉट सेल में उसको इंसर्ट किए और कल्चर किए, तो फिर हम उसमें एम्पिसिलिन ऐड करते हैं, तो क्या होगा कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा वो कैसा होगा कि ग्रो कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनके अगेंस्ट, एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस था, राइट। तो फिर वहां से हम क्या करेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के द्वारा सेपरेट करेंगे। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में
वेक्टर में एक जीन होता है ए जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। जब वेक्टर को हम किसी हॉस्ट सेल में इंसर्ट करते हैं और उसको हम कल्चर करते हैं, फिर तो कल्चर करते हैं तो जिस सेल्स में हमारा हॉस्ट वेक्टर गया होगा वह क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करेगा, जिससे हम क्या करेंगे, एक क्रोमोजेनिक सबस्टेंस जब ऐड करेंगे तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, एक स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करता है। तो कलर प्रोड्यूस करेगा तो मतलब कि हमारा उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज हमारा उसमें वेक्टर है। तो उसी के आधार पर जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाला एंजाइम में हम अपना जीन डाल देंगे तो वह क्या करेगा कि उसका जीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। फिर अब हम उसको हॉस्ट सेल में इंसर्ट करेंगे और उसको कल्चर करेंगे, और फिर जब हम क्रोमोजेनिक सबस्टेंस डालेंगे तो उससे क्या होगा, जिस सेल्स में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया होगा वह क्या करेंगे कि वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वह इनएक्टिव हो गया है, जिससे हम सेपरेट कर सकेंगे कि हमारा ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है और ये रिकॉम्बिनेंट है। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।